तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि अब हम एक दफ़ा क्योंकि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम अपनी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ है ईपीएस उसके लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं या उसके लेक्चर्स अब कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो इंटीग्रेशन है और उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आने वाला है जो इंटीग्रेशन को सीखना चाहते हैं या जिनको इंटीग्रेशन अच्छी लगती है, ठीक है। और जिन्हें अच्छी नहीं लगती उनकी मजबूरी है, उन्हें भी करना है, ठीक है। तो इसका अच्छा हल ये होता है कि फिर आप उस चीज़ को लाइक करें और प्रैक्टिस करें। तो ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इंटीग्रेशन कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें इंटीग्रेशन गिवन है sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप sec स्क्वायर एक्स का भी रेशियो जानते हैं कि वो क्या होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को भी आप चेंज करते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि देखें कितने ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हैं वो इंटरचेंज करने पड़ रहे हैं आपको। अब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इट मीन्स के टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं पॉइंट जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर का। तो थ्रू प्रॉपर्टी आपने टेंजेंट स्क्वायर को चेंज किया सेक स्क्वायर माइनस 1 में, देन इंटीग्रेशन स्प्लिट होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आप अलग कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी क्योंकि डी एक्स जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स मल्टीप्लाई विद सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स मल्टीप्लाई विद 1। तो इंटीग्रेशन स्प्लिट होने के बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट एक्स और dx का इंटीग्रेट होता है x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे प्लस c। तो यहाँ ये इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, और इसमें इंटीग्रेशन है cot x log sin x dx। आई थिंक केपी के बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो, आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं होगा आपकी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में होगा तो आप ज़रा बिल्कुल जैसे होते हैं ना हाथों से तोते उड़ जाना, तो ये वाली कैफियत होगी। तो आपने गौर ये करना है जब ऐसे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए होते हैं, यानी 2 फंक्शन हैं, 3 फंक्शन हैं और मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आपने चेक करना है कि किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ना मौजूद हो, यानी एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो। तो देखिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि t इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लेट करके ही चेक किया जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो देखें जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dt ओवर dx इक्वल टू लॉग साइन एक्स क्या होगा 1/sin x, क्योंकि जैसे ln बिहेव करता है एज इट इज लॉग बिहेव करता है। और देन साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होगा cos x। ये देखिए पहले आपने log का डिफ्रेंशिएट करना है 1/sin x, देन साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos x, और cos/sin x क्या बन जाएगा आपके पास cot x, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास जब आप cos/sin को लिखेंगे तो ये बन जाएगा cot x। तो वो आपके पास फंक्शन के साथ, ये देखिए इसको आपने पार्ट को लेट किया है और ये cot x साथ मौजूद है, यानी उसका डेरिवेटिव मौजूद है log sin x का, ठीक है। तो अब आपने रिप्लेस क्या करना है कि जहां पर आपके पास dt यानी log sin x की जगह पे क्या आ जाएगा t, और cot x और dx को मिला के क्या आ जाएगा dt। तो हमारे पास अब फंक्शन जो है वो ये बन जाएगा t dt। और यानी आप इसको इस तरह एक दफ़ा और समझ लें कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं log sin x एज इट इज और cot
एक्स डी एक्स जो है वो एज इट इज। तो इस चीज़ की जगह पर आप टी रिप्लेस कर देंगे और कॉट एक्स डी एक्स की जगह पर आप डी टी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो टी का इंटीग्रेट आपको पता है टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी को जो आपने लेट किया है वो दोबारा पुट कर देंगे। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखें एक आइडेंटिटी याद होगी जो आपके पास साइन हाफ एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में रीड की होगी। साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। अब हमने इसको यानी इस प्रॉपर्टी को मैंने लिंक कर दिया है यहाँ पर, देखिए आप, यानी अगर इस पर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। और अगर इस 2 को आप जो डिनोमिनेटर में है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब उसकी वजह यह है कि आपके पास न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ प्रूफ करके आपको बता दी कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसको रिप्लेस कर दें 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से, और अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो उसको रिप्लेस कर दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से। ठीक है, जैसे ही आप उसको रीराइट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर चेंज हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 में। और आपको इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि टेंजेंट स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, उसे आपने फिर अगेन प्रॉपर्टी में चेंज करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो ये आप इस स्टेप पर आ जाएंगे। सेक स्क्वायर, अब जो थी अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता तो सेक स्क्वायर थीटा होता, टेंजेंट स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देन आपने इंटीग्रेट को स्प्लिट करना है, ये स्प्लिट का स्टेप है जिसमें इंटीग्रेशन और डीएक्स को आप अलग अलग कर देते हैं टर्म्स के साथ। अब देखें सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेट है वो आपके पास, ये सिंपल मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट जो है वो टेंजेंट एक्स है। ठीक है, अगर ये सेक स्क्वायर ए एक्स है, ठीक है, यानी कोई चीज़ उसके एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो देन टेंजेंट ए एक्स और डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। इस कंडीशन को समझते हुए आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट कर लें कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट हो गया टेंजेंट एक्स अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 से आप डिवाइड कर देंगे, और डी एक्स का इंटीग्रेट माइनस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो डिनोमिनेटर का 1 अपॉन 2 है ये रेसिप्रोकल होगा, तो 2 इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, हमारे पास ये इसका रिजल्ट रेडी हो जाएगा। इंटीग्रेशन लवर्स के लिए क्वेश्चन जमा किए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एंट्री टेस्ट में, आगे आपके ई कैट में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये कंडीशंस काम आती हैं, यानी ये फेमस कंडीशंस हैं क्वेश्चंस की। और ये आपको देखें क्वेश्चन नंबर 4 को देख के अंदाज़ा होगा क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है या आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हैं या नहीं, यानी आपकी कैपेबिलिटी, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस पर कोई कंडीशन सोचें। ठीक है, तो मैं सिर्फ कंडीशंस आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, यानी सिर्फ एग्जाम नहीं हो रहा कि आपने सिर्फ एक इंटर के एग्जाम के लिए एक टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को ऐसा पढ़ें कि फिर उसके बाद आने वाले कॉन्सेप्ट जब जब आपको ये ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लिक होने चाहिए। ठीक है, तो पर्पज़ ये है। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है, आप देखेंगे 4 स्टेप्स में सोल्यूशन होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखकर मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को अपने अंदर हमने डेवलप करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो cos 2x आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मोस्टली मैंने इसलिए इस तरह के केसेस लिए हैं कि मोस्टली स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद नहीं होते, और जब वो फार्मूले याद नहीं होंगे तो इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाते, तो कहते हैं जी इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है।
तो ये cos 2x का देखें फार्मूला आपको याद होगा। अब cos 2x के तो बहुत सारे फार्मूले थे, मे भी किसी स्टूडेंट के जहन में ये आ रहा हो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरह cos 2x का फार्मूला आपके पास था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरह cos 2x का, यहाँ आपको ये सारी लर्निंग हो जाएगी आपकी। फिर जो बच्चे कहते हैं जी ई कैट की तैयारी हो या NTS की तैयारी हो, तो ये यहाँ से तैयार हो जाएगा सब आपका, अगर आपने इस कोर्स को ग्रिप कर लिया तो देखें cos 2x का फार्मूला हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो देखें कैंसिलेशन हो गई, तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सिंपल वे में आ गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर के, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेटेड टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो देखें 4 स्टेप्स हैं, 4 कंडीशंस हैं, ये आपने मतलब अपने आप को इस तरह ग्रो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटीग्रेट किस में ई ऑफ एक्स और देन ब्रैकेट में आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आपने जहन में रखना है, नहीं याद तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, ठीक है, कि ई ऑफ एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी फंक्शन प्लस और फिर उसका डेरिवेटिव। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो देन ln f ऑफ एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेट होगा। तो देखें 1 माइनस कॉट एक्स को अगर हम लेट कर लेते हैं t, यानी ये अगर एज हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करें तो dt ओवर dx, 1 का डिफरेंशिएट 0, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन माइनस माइनस प्लस होकर आपके पास ये देखिए ये उसका डेरिवेटिव आ गया, यानी dt इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। तो फिर आपने एक लाइन में देखें आंसर बनेगा 1 माइनस कॉट एक्स ये फंक्शन, और ये आपके पास जो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ये है, ये इसका डेरिवेटिव, यानी फंक्शन, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, और बाहर ई ऑफ एक्स मौजूद है, ठीक है। तो आपने इस जो कंडीशन को फॉलो करना है, ln लिखें, फंक्शन क्या बन रहा है 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब एक्स स्क्वायर देन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स क्यूब। अब यहाँ देख कर देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट की कंडीशन भी क्लियर हो रही है कि भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिक को देखें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर साथ मौजूद है, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो dt ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब आपको देखें dx आपने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, dt ओवर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन dx। तो अब आपका क्वेश्चन जब रीराइट होगा तो देखें e की पावर आ जाएगी t, यानी एक्सपोनेंशियल t, और एक्स स्क्वायर dx की जगह पर आपके पास आ जाएगा dt ओवर 3। 1 अपॉन 3 कोफिशिएंट है, इंटीग्रेट से पहले लिखें, और इंटीग्रेट आपको जस्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल t का, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट सेम रहता है, और उसके बाद लास्ट स्टेप में t को रिप्लेस कर दें एक्स क्यूब से, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ पे देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम क्वेश्चन है। आपके पास इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल मौजूद है, यानी लिमिट मौजूद है, और फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx मौजूद है। क्वेश्चन देख के क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास बाय पार्ट का क्वेश्चन है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व इसलिए किए थे ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो, एक रिकैप भी हो जाएगा और थोड़ी सी वीडियो की जो लेंथ है वो भी कम हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx पर जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपने आईलेट का रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, आईलेट आपको याद आ जाएगा। तो आईलेट के अकॉर्डिंगली
आप देखें जो a है यानी एक्स स्क्वायर वो अलजबरा की कैटेगरी में आ जाएगा और जो ट्रिग्नोमेट्री की कैटेगरी में आ जाएगा साइन एक्स। तो इसलिए हमने इसको u सपोज कर लिया और इसको v सपोज कर लिया, ठीक है। और अब आप इसको जो है वो फंक्शन में हमने पुट कर दिया, यानी फार्मूले में इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए साइन एक्स का जो आपके पास इंटीग्रेट है वो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है 2x और अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेट है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटीग्रेट से पहले और देन इंटीग्रेशन आ जाएगी x कॉस एक्स की, ठीक है। यहाँ अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन अप्लाई होगी और सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है 2 एज इट इज है, यानी ये आपके पास x cos x के ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अगेन अप्लाई कर दिया, यानी u जो है वो x है और v जो है वो cos x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे कि x एज इट इज है, cos x का इंटीग्रेट होता है sin x, dx का यानी x का जो डिफरेंशिएट है 1 हो गया और cos x का हमारे पास इंटीग्रेट होता है sin x, तो sin इंटू 1 जस्ट sin x आ गया और sin x का अगेन इंटीग्रेट क्या होता है हमारे पास माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हमारे पास बन जाता है लास्ट में। हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इंटीग्रेट करना होता तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट था, ठीक है। इस पे 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई हो गई। अब इसके ऊपर क्योंकि लिमिट दी हुई है तो लिमिट को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब लिमिट आपके पास है π/2, ठीक है, यानी आप क्वेश्चन को दोबारा देख लें, माइनस π/2 से प्लस π/2, यानी अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट इसकी माइनस π/2 है। तो अब आपको ये अच्छे से पता है कि पहले हम क्वेश्चन के अंदर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी जहां जहां हमारे पास x आ रहा है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में यहाँ x आ रहा है 1 और यहाँ x 2 3 4, तो इन और ये एक आपके पास है 5, यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पर आप पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी π/2 को पुट कर दें, ठीक है। फिर आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट को यूज करें और देन इन तमाम x में आप लोअर लिमिट को पुट कर दें, यानी माइनस π/2। अब एक मतलब शॉर्टकट वे में आपको बता रहा हूँ कि जहां पर साइन π/2 है 90 वो 1 होगा और जहां cos π/2 90 होगा वो 0 हो जाएंगी टर्म्स। तो देखें जहां जहां cos है वो टर्म्स आपके पास 0 होती जा रही हैं, ये भी 0 हो गई टर्म और लास्ट की टर्म भी यहाँ 0 हो गई। जस्ट यहाँ से आपके पास पाई का आंसर आता है, ठीक है, यानी पाई बचेगा। माइनस और ब्रैकेट में भी देखें जहां cos 90 की कंडीशन है वो 0 है, लास्ट वाली कंडीशन भी 0 है, सिर्फ मिडल में पाई आता है और पाई माइनस पाई रिजल्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाता है 0, ठीक है। ये यहाँ आपका इसका आंसर आ गया। अब इस यानी ये हमारे पास कंडीशन सॉल्व हो गई। अब मैं इसकी एक और कंडीशन साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, यानी जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास गिवन है जिसमें लिमिट जो है वो माइनस π/2 और प्लस π/2 यानी जस्ट प्लस माइनस का फर्क है और लिमिट सेम है, तो अगर इस क्वेश्चन में अब उस वक्त आपका दिमाग काम करे, आपकी कंडीशंस आपको याद आए, तो इसकी एक बड़ी अच्छी और फेमस कंडीशन ये है कि जो फंक्शन आपके पास दिया है आप फंक्शन लिखें, फिर आप टेस्ट करें कि आपका फंक्शन इवन है और ऑड है, ठीक है। अगर अच्छा इवन और ऑड कब टेस्ट होता है, देखें ऑब्जेक्टिव ई-कैट हो या एनटीएस हो, उसमें ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपने अपने फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है, यानी ये स्टेप आपको नजर आ रहा होगा। हमने x की जगह पर जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। अब आप जब उसको पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास देखें क्या आ रहा है, साइन। अब यहाँ एक और देखें बहुत अहम प्रॉपर्टी आपको समझने को मिल जाएगी, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर यही कॉस माइनस थीटा होता तो ये जस्ट कॉस थीटा होता,
और अगर ये टेंजेंट माइनस थीटा होता तो ये माइनस टेंजेंट थीटा होता, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर से पहली टर्म का साइन तो खत्म हो जाएगा माइनस, लेकिन जो साइन माइनस एक्स है उसका माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये आपके पास जो फंक्शन है वो ये बन जाएगा, यानी माइनस का चेंज आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये कंडीशन समझ आ गई, क्योंकि माइनस का एक चेंज आ रहा है, तो जो जब आपने फंक्शन में माइनस एक्स पुट किया तो वो एफ ऑफ एक्स से डिफरेंट बन गया, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड कहते हैं। अगर सेम बन जाता तो ये इवन होता। तो अब ऑड के लिए देखें एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास डायरेक्टली यानी आपने ये चेक किया तो इसमें आपका ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जा सकता है कि यहाँ आंसर 0 बनेगा अगर लिमिट जो है -π/2 +π/2 -2 +2 -3 +3 और जो भी फंक्शन है वो ऑड बने। तो ये ऑड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, बहुत फेमस, ठीक है, और ये टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको 0 देगा, जो मैंने प्रीवियस में सॉल्व करके भी आपको चेक करवाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन x² अपॉन 1 प्लस x⁻⁶, ठीक है। अब यहां पर आप जो x² देखें, जो x⁻⁶ है इसे हमने ब्रेक कर लिया x³ और r⁻² में, क्योंकि 3 2 6 होता है, पावर से मल्टीप्लाई होती है। फिर आप t = x³ लेट करते हैं, तो आपको पता है कि अब ऊपर न्यूमिनेटर में x² है, तो यहाँ आपको वो मिल जाएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt = 3x² dx, x² dx को आप सेम साइड पर रखें और 3 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें। अब आप अपने क्वेश्चन को रीराइट करते हैं तो क्वेश्चन आपका उस फॉर्मेट पे आ चुका है जहां आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी x² dx की जगह पर आपने dt/3 लिखा और 1 प्लस x³ की जगह t पुट करेंगे तो 1 प्लस t²। ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को भी ये याद आ गया होगा कि इसका इंटीग्रेट कैसे लेते हैं। 1/3 जो है वो आपने पहले लिखना है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², a का मतलब है कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हो, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/a। तो हमने इस क्वेश्चन को, जो हमारे पास कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² को हम लिख सकते हैं 1/3 टेंजेंट इनवर्स t, और देन t की जगह पर हम t की वैल्यू को दोबारा पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर 4 है, ठीक है, dx। अब जो बच्चे जस्ट केपी के बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक इससे बाहर दुनिया में कुछ नहीं देखा, ना पास्ट पेपर देखे हैं ना मॉडल पेपर देखा है, जस्ट वो 4 एक्सरसाइजेस देखकर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अब इंटीग्रेशन पर ग्रिप है, तो ये उनके लिए भी क्वेश्चन है, वो इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी उनके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत कुछ मौजूद है जिसको सीखा जा सकता है, जो पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ देखें कोसेक 4 है ना, तो आपको याद क्या रखना है, पावर इवन पावर 4 है, बहुत अच्छी सी टेक्निक है, छोटी सी, आप उसको कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में ब्रेक कर लें। देन थ्रू आइडेंटिटी एक कोसेक स्क्वायर को आप चेंज कर लें कॉट स्क्वायर x -1 में, ठीक है, ये आपने इस स्टेप में इसको चेंज कर लिया। अब आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं तो आपका ये वाला स्टेप बन जाता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर x एक तरफ हो जाएंगे, देन कोसेक स्क्वायर और dx एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि मैं कॉट को पहले लिख रहा हूं और कोसेक स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो माइनस लगा हुआ नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने बाहर भी एक माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर उसमें लिख रहा हूं, ये इक्वलिटी का साइन है हमारे पास, ये माइनस का साइन है, और यहाँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है,
ठीक है। तो दो चीज़ों को आपने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया कि पहले वाली इंटीग्रेशन में कॉट को पहले लिखा और कोसेक को बाद में लिखा और एक माइनस आपको ऐड करना पड़ा, यानी माइनस आपने लगाया क्योंकि कॉट का जो इंटीग्रेट है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेट मौजूद है, ठीक है। तो जब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो जस्ट उसकी पावर में एक ऐड होगा, यानी कॉट क्यूब अपॉन 3, ये इसका इंटीग्रेट हो गया। और जो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट है माइनस कॉट एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपने सीख ली। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पास्ट पेपर्स में आपको बहुत दफ़ा नज़र आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। टेंजेंट का केस होता है, टेंजेंट और सेक आपके पास दोनों एज प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। पावर में 2 और 4 हो सकती है, ठीक है, 4 और 6 हो सकती है, जैसे यहाँ पर 8 और 4 है, ठीक है। तो आपने ऐसे केस में सेक को सिर्फ ब्रेक करना है, ठीक है। तो सेक वाले केस को ब्रेक करेंगे तो सेक की पावर 4 है, उसे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में ब्रेक कर लें। अब आपको ये आइडेंटिटी 2-3 क्वेश्चन में यूज हो चुकी है तो याद हो चुकी होगी। अब देन आपके पास जो है वो देखें, हमने जो एक सेक स्क्वायर है उसकी जगह प्रॉपर्टी को फिट कर दिया या पुट कर दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दें। अब जब आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ जाती है आपके पास ये वाली, और देन जब आप दूसरी इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास ये बन जाती है। मैंने टेंजेंट को पहले लिखा है और सेक स्क्वायर को बाद में लिखा है, ठीक है। इसकी वजह भी आपको याद होगी। अब देखिए नेक्स्ट केस जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का, वो भी इसी का सिमिलर पार्ट है, लेकिन वहाँ पावर इवन थी, यहाँ टेंजेंट पर पावर 3 है और सेक स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑड पावर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ से इसी को कहते हैं ना टेक्निक्स को समझना, तो यहाँ मैंने अब ऑड पावर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। वहाँ आपके पास इवन पावर थी तो जिसपे पावर छोटी थी यानी सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 थी, हमने स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक किया था। यहाँ ऑड पावर है तो हम टेंजेंट को एक इवन और एक ऑड पावर में ब्रेक कर लेंगे। देन टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी से वैल्यू हम पुट कर देंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, और देन हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे बाय मल्टीप्लीकेशन। अब आप जैसे इसको मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करते हैं तो देखें अब आपको याद क्या रखना है, याद ये होना चाहिए कि डिफरेंशिएट ऑफ सेक एक्स आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो सेक का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स 10x। अगर ये कंडीशन आपको याद आएगी तो अब देखें मैंने सेक की पावर 4 को यहाँ पर जो ये जो सेक की पावर 4 है इसे मैंने कैसे लिखा है सेक क्यूब एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स 10x, और सेक स्क्वायर एक्स को भी देखें कैसे लिख लिया हमने सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x। इससे क्या पता लगता है कि सेक का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें तो आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। सेक की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करते वक्त, ठीक है, मैंने इसको किस सेटिंग से लिखा है कि टेंजेंट पहले है और सेक स्क्वायर बाद में है, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स वो आपके पास क्या बनता है, ठीक है, वो आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर साथ मौजूद है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर साथ मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है तो आपने जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड करवाना है, तो ये इजीली क्वेश्चन जो है वो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉडुलस का इंटीग्रेट करना स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है और ये पेपर में आता है, तो इसलिए इसकी कंडीशन आपको आनी चाहिए। अब देखें यहाँ एक सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, मॉडुलस का मतलब होता है फंक्शन को आप प्लस में भी कंसीडर करते हैं और माइनस में, यानी ग्रेटर देन 0 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन को एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है। तो बहुत डिटेल ना भी याद करें तो एटलीस्ट ये वाली लाइन याद कर लें, ठीक है,
कि -2 से पहले क्वेश्चन 0 पे होगा, यानी 0 और देन 0 से 2, यानी मॉडुलस का फंक्शन हमेशा उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। वो दो पार्ट्स आपके पास ये यहाँ लिखे हुए हैं कि -2 से लिमिट पहले हो जाएगी 0 और देन 0 से हो जाएगी 2, और फंक्शन एक दफ़ा नेगेटिव लिखा जाएगा और एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा जाएगा। बस ये सेटिंग याद रखें तो आप मॉडुलस का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने नॉर्मल इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन को। माइनस एज इट इज है, x का जो आपके पास इंटीग्रेट है वो x² रहेगा, लिमिट एज इट इज, देन x का इंटीग्रेट x² और लिमिट सेम। ठीक है, अब आपके पास जो है वो पहले -2 से 0 लिमिट है और देन 0 से जो है वो 2 लिमिट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से 2 है। ठीक है, अब आपने लिमिट को जस्ट पुट कर देना है। फर्स्ट अपर लिमिट पुट होती है, देन लोअर लिमिट पुट होती है। ठीक है, और दोनों में हमने फंक्शंस में लिमिट को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो आंसर है वो इसका 0 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन dx ओवर साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब देखें ये आइडेंटिटी आपको याद है, इसी आप आइडेंटिटी में x के यानी एंगल की जगह पर साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x करेंगे, तब भी ये आइडेंटिटी 1 रहेगी। अब आपके पास देखें जो dx है, तो dx के साथ क्या मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 तो लिखा, 1 dx का मतलब भी dx रहता है। ठीक है, तो उस 1 की जगह पर मैं ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी पुट कर सकता हूँ, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। देखिए अब ये इतनी आसानी से बात समझ याद नहीं रहेगी, यानी आएगी नहीं दिमाग में जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो। अब आपने उस 1 की जगह पे जब ये रिप्लेस कर दिया तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर सेम है। देन आपने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जब आप एलसीएम ब्रेक करते हैं तो कैंसिलेशन होगी। देखें ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर के। तो पहला इंटीग्रेशन देखें सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। देन 1/sin स्क्वायर होता है, आ गया कोसेक स्क्वायर 2x, तो ये दूसरा इंटीग्रेशन भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। अब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर दोनों के इंटीग्रेट मौजूद हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट है टेंजेंट, और जो एंगल है 2x एज इट इज, और 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि चेंज है यही एंगल में। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉट, तो अगर कोसेक स्क्वायर 2x है तो माइनस कॉट 2x देन डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 कॉमन लेके आप अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आंसर आ गया। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये इंटीग्रेशन की टेक्निक्स जो हैं वो याद थी या आप करने के काबिल थे, मतलब आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 15, 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 sin x dx। तो यहाँ पर आपको मैंने ये प्रॉपर्टी प्रीवियसली यूज कर चुका हूँ अब कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो cos 2x की जगह पर हमने ये प्रॉपर्टी रिप्लेस कर दी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 dx एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखें 2 माइनस 1 1 आ जाता है और माइनस 4 sin स्क्वायर x एज इट इज है। डिनोमिनेटर अभी हमारा सेम एज इट इज है, और यहाँ पर देखें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, जिसको हम a माइनस बी a प्लस बी में स्प्लिट करते हैं। तो अब आप देखें तो बिल्कुल ये फंक्शन कैंसिल हो जाता है, और जो आपके पास 1 माइनस 2 sin x बच रहा है उस पर आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, dx 1 जा dx अलग हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx अलग हो जाएगा। अब देखें इतना मुश्किल क्वेश्चन जो है वो कितनी आसान उसमें चेंज हो गया। ठीक है, इस स्टेप में, और dx का इंटीग्रेट आपके पास होता है x और sin x का इंटीग्रेट होता है माइनस cos x, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, देखिए इसमें इंटीग्रेशन में नंबर्स दिए हुए हैं, ये भी टेस्ट के लिए और एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यानी नंबर्स की पावर आपके पास है, तो देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा।
तो देखिए नंबर ऐसे दिए हुए होंगे जिनकी ना बेस सेम की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब हम इनकी बेसिस को देखें, सेम बने, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 3 वन जा 3 और 3 इंटू 3x, और नीचे से पावर जब -2x है वो ऊपर जाएगी तो -2x। तो ये इस तरह 2 की पावर 3 प्लस x बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप इसको भी देखें, ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कर लेंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा, और 2 की पावर x कर लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। 2 की पावर 3 को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये 8 है, और इंटीग्रेशन आपको करनी होगी 2 की पावर x। अब ये फार्मूला काम आएगा जो आपके पास बुक में लिखा हुआ था लेकिन यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आप उस फार्मूला को देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे e ऑफ x सेम रहती है तो a ऑफ x क्या है, a ऑफ x डिवाइडेड बाय log e रेज टू पावर a का मतलब जो नंबर है, जैसे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये अब आपने इस पर कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी 2 का क्यूब एज इट इज था, फिर a ऑफ x की जगह पर 2 ऑफ x आ गया log e, और देन a की जगह पर 2 आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा 2 यानी बेसिस सेम, पावर्स ऐड कर दीजिए 2x प्लस 3, और नीचे log में log e स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेक्निक है, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। अब आपके पास x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपने यकीनन टेक्निक अपनी बुक्स में पढ़ी है कि जब आप डिनोमिनेटर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और न्यूमिनेटर में भी कुछ x की ही पावर के साथ टर्म मौजूद है, तो हम उसको एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर से। तो हमने देखें इसी मैचिंग के लिए हमने x की पावर 4 के साथ -1 प्लस 1 लिखा है, ठीक है। अब x की पावर 4 और जहां पर -1 आपने लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, देन इसको स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ ही आपने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। तो जब आप एलसीएम ब्रेक करते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग है, dx मैंने बिल्कुल अलग लिखा हुआ है क्योंकि जब इंटीग्रेशन स्प्लिट करूंगा तो दोनों टर्म्स के साथ आपको dx जो है वो लिखना होगा। अब आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी इंटीग्रेशन देखें स्प्लिट हो गई, और ये लास्ट वाली इंटीग्रेशन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट एक्स क्यूब अपॉन 3, dx का इंटीग्रेट x, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस 2x dx। तो यहाँ से सिर्फ आपको कुछ फार्मूलों को रिकॉल करना है। साइन 2x का फार्मूला यानी डबल एंगल याद होना चाहिए। अब आप देखें इस फार्मूला को कैसे यूज़ कर रहे हैं। साइन 4x है आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। जब ऐसे लिखेंगे तो फार्मूला क्या है 2 साइन, एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 2x और कॉस 2x। तो ये नहीं, ये आपने डबल एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंगली अपने न्यूमिनेटर को स्प्लिट कर लिया। जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि cos 2x और cos 2x कैंसिल हो रहा है, 2 इंटीग्रेशन से पहले आ गया, और sin 2x को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, जो चेंज है वो डिवाइड में आएगा, तो ये आपका माइनस cos 2x प्लस c इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक मुश्किल सा फंक्शन लिखा हुआ है। वो फंक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप उसको लेट करेंगे कि 1 प्लस log x, क्योंकि आपको ये जो x नज़र आ रहा है ना, ये आपको हिंट दे रहा है कि ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो 1 प्लस log x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो देखेंगे आपको क्लियर हो जाता है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो आपके पास मौजूद है। आप अपने क्वेश्चन को देखें आप कैसे लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 प्लस log x को अलग कर लीजिए और dx अपॉन x को अलग कर लें, तो आपको समझ आ जाएगा
कि इस चीज़ की जगह पर 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर आप टी पुट कर देंगे और ये जो पूरा आपके पास सिस्टम है dx अपॉन एक्स, ये आपके पास चेंज हो जाएगा dt से, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आप जानते हैं कि बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेट है टेंजेंट टी प्लस सी, और टी को उसके जो आपने लेट किया था उससे रिप्लेस कर दें। तो ये टेक्निक भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं और आपको इस तरह SLO बेस्ड क्वेश्चंस अब मजीद मिलेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, बहुत सालों के जो पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करके ये मतलब एक रिकॉर्ड जमा किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वही अब आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ना तो एक अहम काम था, तो दूसरा अहम काम होता है उसको रनिंग में लाना, उसको प्रैक्टिस करना और नई टेक्निक्स को सीखना। क्योंकि जब तक आप दिमाग लड़ाएंगे नहीं, एक क्वेश्चन आपने कर लिया, अब अगली टेक्निक को सोचा ही नहीं आपने, तो फिर आप पेपर में क्वेश्चन, चाहे वो ये पेपर हो, चाहे NTS हो, चाहे ECAT हो, आप हर जगह पजल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देने का मकसद ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ अब इनको रनिंग में ले आए, तो फिर आपको समझ आएगा कि आपने किस तरह फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, और 3 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप ये देखेंगे साइन एक्स जो है इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर कॉस एक्स, यानी ये फंक्शन और डेरिवेटिव वाला केस आ गया। तो अगर हम इस लेट कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब अगर आपने न्यूमिनेटर से 3 कॉमन निकाल के लिखा, यानी आप अपने क्वेश्चन को इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 को कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 आपने पहले लिख लिया, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर आ रहा है डी टी, और एक्स प्लस साइन एक्स है टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेट होता है ln t, ठीक है। तो ये ln t प्लस सी से क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, और t की जगह उसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली भी जो है वो कर सकते थे, अगर आपको याद आ जाता कि जी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये आप प्रॉपर्टी यूज करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो इक्वल ln f ऑफ x। ये तमाम बुक्स के स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है, किसी के लिए कोई नया केस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास आ जाती है। देखें क्वेश्चन में साइन x माइनस ए, ये इस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें मतलब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जब ये फार्मूला आप एक्सपेंड कर लेंगे तो देखें फार्मूला भी आप ऊपर एक्सपेंड करें और साथ ही डिनोमिनेटर भी ब्रेक कर दें। तो जैसे ही डिनोमिनेटर ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर देखें ये जो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स है ये आपके पास बन जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स और साइन ए। अब ये जो साइन ए है ये कोई फंक्शन नहीं है। देखें एक्स होता तो साइन एक्स होता तो फंक्शन होता, साइन ए कांस्टेंट टर्म हुई, कांस्टेंट टर्म है तो ये इंटीग्रेशन से पहले लिखी जाएगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां समझ आएगी कि साइन एक्स है तो ये एक फंक्शन था, और साइन ए क्योंकि ए को आप एक नंबर के तौर पे ट्रीट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन से पहले आ गया। इसी तरह कॉस ए को देखिए ये भी इंटीग्रेशन से पहले लिखा हुआ है क्योंकि कॉस ए एक कांस्टेंट है इस वक्त। तो जब आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वाले में आपके पास कॉस ए पहले आ जाएगा dx का इंटीग्रेट, देन साइन ए पहले आ जाएगा कॉट एक्स का इंटीग्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें ये वाली टेक्निक आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि साइन ए और कॉस ए एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट है। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट है, अकेला लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इन कॉस ए भी इंटीग्रेशन से पहले, साइन ए भी इंटीग्रेशन से पहले। अब आपके पास जस्ट आपको पता है कि आपको इंटीग्रेट करना है dx का और यहाँ cot x का। तो dx का इंटीग्रेट x और cot x का इंटीग्रेट होता है ln sin x। तो ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, जस्ट आपको एक छोटी सी टेक्निक समझनी पड़ी। तो देखें आज के लेक्चर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप मुझे इसके बाद लाजमी जो है वो ब्रीफ करेंगे या बताएंगे, ठीक है, अपना फीडबैक देंगे।
या प्रैक्टिस करने के बाद बताएंगे कि इम्प्रूवमेंट कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन मॉडुलस का क्वेश्चन है। मैंने आपको मॉडुलस के क्वेश्चन में टेक्निक बता दी थी कि आपने सिर्फ अपना जैसे x+2 है आपके पास, इसको इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू आ जाता है -2। इसका मतलब है -5 से -2 और देन आप -2 से +5, ये आपने ब्रेकअप याद रखना है। तो आपको ये जो इतनी सेटिंग जो मैंने लिखी है, इसके में देखें पहले मैंने स्टेप आपको ये एक्सप्लेन किया है कि मॉडुलस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन। पॉजिटिव मीन्स होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस का मतलब होता है लेस देन 0, ठीक है। फिर इस कंडीशन को मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया कि x+2 एक दफ़ा आपके पास क्या बनना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और एक दफ़ा फंक्शन पॉजिटिव होगा और एक दफ़ा फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को मैंने अब इजीली आपको ये वाला रोड मैप एक बता दिया है कि इस तरह लिख सकते हैं आप कि फंक्शन एक दफ़ा नेगेटिव होगा और एक दफ़ा आपके पास जो फंक्शन है, देखें ये नेगेटिव लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा है, और लिमिट कैसे लिखनी है, -5 से -2 देन -2 से +5। अब आपको बस ये टेक्निक याद करनी है तो मॉडुलस का हर तरह का सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको x+2 का इंटीग्रेट करना आता है, इंटीग्रेशन को आप स्प्लिट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे और लास्ट में जो है वो आप इसकी लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमने देखें इसमें पहले x की इंटीग्रेशन x² हो गई और dx का x तो ये 2x हो गया, दोनों तरफ सेम है। अब आपने दोनों तरफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है सारे स्टेप्स। तो होपफुली मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये टेक्निक, तो आप इसकी जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है वो इजीली कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इसका -20 जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये जो हमारे पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे थ्रू आउट कराची बोर्ड और फेडरल बोर्ड, ठीक है, और पास्ट पेपर्स जो इस वक्त मुझे अवेलेबल हुए मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसकी में भी कि इसके बाद कोई और पार्ट भी बनाना पड़े क्योंकि मज़ीद भी क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉन्ग के क्वेश्चन, ये तो सारे शॉर्ट के क्वेश्चन थे, अब लॉन्ग के क्वेश्चंस के लिए भी मैं एक अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।